अब हमारे ज्यादा बड़े बड़े टॉपिक्स नहीं बचे हैं। बड़े टॉपिक में बचा है एक डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन का जो एक्सपेरिमेंट है वो बड़े डेरिवेशन में है, उसकी तो मैं भेज रहा हूं वीडियो पढ़ाई खत्म होते के साथ ही अभी। बाकी 5-5 मिनट के छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, उनको मुझे करवाना है जो रह गए हैं। देखो बेटा, आप लोगों को ये मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं कि वेव फ्रंट हमेशा वेव के प्रोपिगेशन के परपेंडिकुलर होता है। ये बात आप जानते हो। यदि वेव इधर जा रही है तो वेव फ्रंट इसके भी परपेंडिकुलर होगा, इसके भी परपेंडिकुलर होगा, सबके परपेंडिकुलर होगा। यदि डाइवर्जिंग लाइट हो तो वेव फ्रंट की शेप कैसी होगी? तो जवाब है वेव फ्रंट इसके भी परपेंडिकुलर होगा, इसके भी परपेंडिकुलर होगा, इसके भी परपेंडिकुलर होगा। इन्हें जोड़ दे तो ऐसा कुछ देखने में वेव फ्रंट होगा। इसके भी परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर, सबको जोड़ दो तो ये आ गया। इसे कहते हैं कॉन्वेक्स वेव फ्रंट। ये कहलाता है प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट। इसी तरह से यदि कन्वर्जिंग लाइट हो तो वेव फ्रंट का शेप कैसा होगा? तो जवाब है वेव फ्रंट इसके भी परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर, सबको जोड़ दो तो वेव फ्रंट बनेगा कॉनकेव वेव फ्रंट। तो याद रखिए, वेव फ्रंट के बारे में डिटेल में तो हाइगन्स थ्योरी की वीडियो में आपने पहली वीडियो में पढ़ा था। जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी तो प्लेन वेव फ्रंट, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट होगी तो कॉन्वेक्स वेव फ्रंट, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट होगी तो कॉनकेव वेव फ्रंट। बोर्ड में एक बार ऐसा क्वेश्चन आ गया कि वो हमसे कह रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस वेव फ्रंट की शेप पर क्या असर डालता है। तो आपको मालूम है कॉन्वेक्स लेंस यदि पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है तो उसे कन्वर्जिंग बीम में बदल देता है, कन्वर्जेंट लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस ने पैरेलल बीम को कन्वर्जेंट बीम में बदल दिया। पैरेलल बीम का मतलब प्लेन वेव फ्रंट, कन्वर्जेंट लाइट का मतलब कॉनकेव वेव फ्रंट। तो यानी कॉन्वेक्स लेंस ने प्लेन वेव फ्रंट को कॉनकेव वेव फ्रंट में बदल दिया। ये डीप नॉलेज है, ये बुक्स वगैरह में डिटेल में नहीं लिखा रहता, लेकिन डीप नॉलेज जैसे होगी वही ये सब पढ़ता है। कॉनकेव लेंस क्या करता है बेटा? पैरेलल बीम को डाइवर्जिंग लाइट में बदल देता है। यदि वेव फ्रंट की थ्योरी के हिसाब से समझे तो पैरेलल आने वाली लाइट इस तरह से डाइवर्जेंट हो जाती है, यानी वेव फ्रंट के हिसाब से देखा जाए तो प्लेन वेव फ्रंट कॉन्वेक्स वेव फ्रंट में बदल जाता है। प्रिज्म का बिहेवियर कैसा होता है? प्रिज्म पर यदि पैरेलल बीम आती है, प्रिज्म वैसे डिटेल में पढ़ाया जाएगा रे ऑप्टिक्स में, फिलहाल बता रहा हूं, तो वो पैरेलल ही रहती है लेकिन उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। प्रिज्म जो है ना डाइवर्जिंग होता ना कन्वर्जिंग, प्रिज्म तो पैरेलल बीम को पैरेलल ही रखता है, यानी प्लेन वेव फ्रंट को प्लेन वेव फ्रंट ही रखेगा, बस वेव फ्रंट डिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहां पर वेव फ्रंट इस तरह से थे वेव्स के परपेंडिकुलर, यहां पर वेव फ्रंट इस तरह से है यानी वेव्स के परपेंडिकुलर। तो पहले भी प्लेन वेव फ्रंट था, अब भी प्लेन वेव फ्रंट है, लेकिन वो डेविएट हो गया। दूसरे नंबर पर हमारा रह गया है डॉपलर्स इफेक्ट इन लाइट। ये न्यूमेरिकल्स के लिए है, पूछा तो बहुत ही रेयरली कभी गया हो, क्योंकि डॉपलर इफेक्ट डिटेल में है क्लास 11th में। डॉपलर्स इफेक्ट इन साउंड याद होगा आपको, लास्ट के चैप्टर्स में खूब न्यूमेरिकल करे होंगे कि कार हॉर्न बजाती हुई न आ रही है, फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देगी। तो बेटा एक बात याद रखो, लाइट में भी ऐसा ही होता है। जब कोई लाइट सोर्स हमारे पास आता है या दूर जाता है तो हमें लाइट की फ्रीक्वेंसी में बदलाव महसूस होते हैं। बस डॉपलर्स इफेक्ट इन साउंड एसिमेट्रिक था, डॉपलर्स इफेक्ट इन लाइट सिमेट्रिक है। क्या मतलब है सिमेट्रिक एसिमेट्रिक का? पिछले साल आपने पढ़ा होगा, सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आएगा तो अलग फॉर्मूला, ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ आएगा तो अलग फॉर्मूला। लाइट में ऐसा नहीं है, चाहे सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आए या ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ आए, दोनों पास आ रहे हैं तो एक ही फॉर्मूला लगेगा, इसे बोलते हैं सिमेट्रिक। साउंड में क्या था? सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है या ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा है, तो अलग अलग फॉर्मूले होते थे। यहां पर यदि दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है तो एक ही फॉर्मूला।
दरअसल जब सोर्स और ऑब्जर्वर, टॉपिक का नाम है डॉपलर्स इफेक्ट इन लाइट, मेनली फॉर न्यूमेरिकल्स ओनली, इसमें रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट वगैरह भी बता दूंगा। सोर्स और ऑब्जर्वर की यदि सेपरेशन रिड्यूस हो रही है, फिर चाहे सोर्स ऑब्जर्वर के पास आ रहा है या ऑब्जर्वर सोर्स के पास आ रहा है, डजंट मैटर, तो फ्रीक्वेंसी जो है राइज होती है। ऑब्जर्वर को जो लाइट की फ्रीक्वेंसी दिखाई देगी वो बढ़ी हुई दिखाई देगी। कितना बढ़ी हुई दिखाई देगी? तो डेल्टा न्यू इज इक्वल टू वी अपॉन सी इंटू न्यू, ये है फ्रीक्वेंसी राइज का फॉर्मूला। यदि सोर्स और ऑब्जर्वर की सेपरेशन कम हो रही है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती ही दिखेगी। सोर्स ऑब्जर्वर के पास आए, चाहे ऑब्जर्वर सोर्स के पास आए, या दोनों एक दूसरे के पास आए। ठीक है बेटा, यहां न्यू क्या है? सोर्स की लाइट की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, सी है लाइट की स्पीड, वी क्या है? रिलेटिव स्पीड ऑफ सोर्स विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। क्लास 11th में आपने रिलेटिव स्पीड पढ़ी थी ना, रिलेटिव स्पीड ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ ए प्लस स्पीड ऑफ बी। यदि वो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं और यदि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बेटा स्पीड ऑफ ए माइनस स्पीड ऑफ बी वगैरह करके, तो खैर वो तुम्हें रिलेटिव स्पीड ही देते हैं। एक नंबर का या 2 नंबर का न्यूमेरिकल आता है, इसमें ऐसा नहीं कि 5 नंबर का आ जाएगा डॉपलर्स इफेक्ट पर, तो वो तुम्हारे को रिलेटिव स्पीड डायरेक्ट देते हैं। तो जब रिलेटिव स्पीड है तो v की वैल्यू तो हो गई रिलेटिव स्पीड ऑफ सोर्स विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, c हो गई लाइट की स्पीड, न्यू हो गई एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, और डेल्टा न्यू चेंज इन फ्रीक्वेंसी। लेकिन इस समय वेवलेंथ रिड्यूस होता है। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो वेवलेंथ कम होता है, क्योंकि बेटा न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, न्यू और लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगती है तो वेवलेंथ कम होने लगती है। डेल्टा लैम्डा का क्या फॉर्मूला है? तो माइनस वी अपॉन सी इंटू लैम्डा। कई बच्चे कहते हैं माइनस क्यों लगा दिया? माइनस का मतलब है किसी चीज का रिड्यूस होना, प्लस का मतलब है राइज होना। तो जब इनकी सेपरेशन कम हुई तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, और जब वेवलेंथ पर देखा गया तो वो कम हो गई, तो ये प्लस ये माइनस। अब उसका उल्टा, यदि सेपरेशन रिड्यूस की बजाय राइज हो रही है, यानी कि सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है या ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा है, या दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, दोनों की सेपरेशन बढ़ रही है मतलब, तो वेवलेंथ उल्टा हो जाएगा, तब फ्रीक्वेंसी रिड्यूस होगी और वेवलेंथ राइज होगी। फॉर्मूले यही रहेंगे, बस अंतर ये होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस। तो यदि आपसे कोई कहे डॉपलर्स इफेक्ट में चेंज इन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूले में प्लस माइनस दोनों लगा के दिए जाते हैं। प्लस माइनस का मतलब बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो लेकिन न्यूमेरिकल करते समय क्या प्लस माइनस दोनों लगाने हैं? तो जवाब है नहीं, प्लस और माइनस में से एक लगाना है। यदि कोई चीज राइज हो रही है तो प्लस लगाना है, रिड्यूस हो रही है तो माइनस लगाना है। राइज हो रही है तो प्लस, रेडियो। अब सोर्स ऑब्जर्वर के पास आने लगे, तुम समझ जाना फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वेवलेंथ कम होगी, तो फ्रीक्वेंसी डेल्टा न्यू के फॉर्मूले में प्लस, डेल्टा लैम्डा के में माइनस। और यदि सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है तो समझ जाना फ्रीक्वेंसी घटेगी, वेवलेंथ बढ़ेगी, तो डेल्टा न्यू में माइनस आ जाएगा, डेल्टा लैम्डा में प्लस आ जाएगा। तो ये आपका हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, मैंने सारी वीडियोस को दोबारा से देखा कि कौन कौन से टॉपिक कवर हो गए हैं। पता है, मैंने भी सबको दोबारा से भगा भगा के देखा कि कौन कौन से टॉपिक कवर हो चुके हैं, कौन कौन से रह गए हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है आपका, कोई भी टॉपिक मिस ना हो जाए, ना मेरी गलती से ना आपकी गलती से। तो इसलिए मैंने देखा, तो जो जो टॉपिक मुझे मिले कि ये और कराने चाहिए, मैंने उनकी लिस्ट बना ली। ये बनी रखी लिस्ट की ये मुझे एक्स्ट्रा कराने हैं। अब वो टॉपिक मैं कवर करवा रहा हूँ कि भाई हाँ ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया, डॉपलर्स इफेक्ट हो गया। अब इसके बाद अगला टॉपिक है ब्रूस्टर्स लॉ। ब्रूस्टर्स लॉ ये भी न्यूमेरिकल्स के लिए है मेनली। ब्रूस्टर एक साइंटिस्ट का नाम था, BREWSTER, ब्रूस्टर्स लॉ। ब्रूस्टर एक साइंटिस्ट का नाम था। उन्होंने देखा कि जब कभी ट्रांसपेरेंट मीडियम पर
अनपोलराइज लाइट पड़ती है, पोलराइज अनपोलराइज के ऊपर पूरा वीडियो बना के दे रखा है मैंने। जब ट्रांसपेरेंट मीडियम पर पोलराइज अनपोलराइज लाइट पड़ती है तो एक खास एंगल ऐसा होता है कि यदि उस एंगल पर लाइट डाली जाए तो रिफ्लेक्टेड लाइट पूरी तरह से पोलराइज होती है। इस एंगल को उन्होंने नाम दिया एंगल ऑफ पोलराइजेशन। आपके सिलेबस में सिर्फ इसका प्रूफ वगैरह नहीं है कि ये क्यों होता है क्या होता है, आपके सिलेबस में 2 या 3 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा। तो बस ये समझो कि अनपोलराइज लाइट यदि ट्रांसपेरेंट मीडियम पर आई तो हर एंगल पर रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज नहीं होगी। ऐसा होता है बेटा, इसे बोलते हैं पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल रिफ्रैक्शन। कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो गया, ये होता है अनपोलराइज लाइट के साथ। इसे मैं एक बड़े आसान एग्जांपल से समझा सकता हूं। जहां पर रिफ्लेक्शन होता है वहां हमें अपने चेहरा दिखाई देता है। मान लो बेटा यहाँ एक मिरर है, मिरर पे रिफ्लेक्शन होता है, तो यदि मैं मिरर के सामने खड़ा हूंगा तो मुझे अपना चेहरा दिखाई देगा, यानी कि लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है। रिफ्लेक्शन जिस जगह से होगा वहां आप देखोगे तो आपको अपना फेस दिखेगा। शीशे में क्या होता है, मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्शन। तो मिरर के सामने खड़े हो जाओ तो अपना ही चेहरा देखते हो, रिफ्लेक्शन में अपना चेहरा दिखता है। अच्छा, रिफ्रैक्शन में अपना चेहरा नहीं दिखता, आर पार का दिखता है। सपोज ये ग्लास की विंडो होती, ट्रांसपेरेंट ग्लास की विंडो होती, मैं यहां से देखता तो मुझे बाहर का दिखता, दूसरी तरफ का दिखता, अपना चेहरा नहीं दिखता, क्योंकि यहां हो रहा है रिफ्रैक्शन। तो पहचान ये है कि जहां रिफ्लेक्शन होगा वहां अपना चेहरा दिखेगा, जहां रिफ्रैक्शन होगा वहां दूसरी तरफ का दिखाई देगा। लेकिन तुम नोटिस करना कि अधिकांश जगहों पर हमें हल्का हल्का अपना चेहरा भी दिखाई देता है और आर पार का भी। एक को एग्जाम्पल बताओ, आपने देखा होगा, क्लासरूम का ही एग्जाम्पल दूंगा, आप स्टूडेंट्स हो वो बात अलग है, इस साल स्कूल ही नहीं जा पाए। क्लासरूम में ग्लास के, ट्रांसपेरेंट ग्लास के वो लगे रहते हैं विंडोज, अंदर से टीचर बाहर झांक करके देख लेती है कौन जा रहा है कौन आ रहा है, और उसी ग्लास में हल्की हल्की अपनी परछाई देख के बच्चे बाल सही कर लेते हैं। बहुतों ने करा होगा। अब क्योंकि टीचर उस ग्लास से आर पार देख पा रही है, यानी रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, और लड़के को हल्का हल्का अपनी परछाई से दिखाई दे रही है, अपना बाल सही कर लिया, तो रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, यानी कि लाइट का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट हो गया। यही है पार्शियल रिफ्लेक्शन और यही है पार्शियल रिफ्रैक्शन। ब्रूस्टर इसी चीज को पढ़ रहे थे, उन्होंने देखा कि अनपोलराइज लाइट यदि ट्रांसपेरेंट पे डाली जाए तो कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ रिफ्रैक्ट हो जाता है। फिर उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि देयर एग्जिस्ट अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऐसा नहीं कि किसी भी एंगल पर, एक खास एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा होता है जिसपे रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट पूरी तरह से पोलराइज होती है, रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट फुल्ली पोलराइज होती है। उस एंगल को नाम दिया उन्होंने आईपी, यानी एंगल ऑफ पोलराइजेशन। यदि इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे लाइट आएगी तो रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज्ड होगी, रिफ्रैक्टेड नहीं, रिफ्लेक्टेड। अच्छा, फिर उन्होंने जब रिसर्च और डिटेल में पढ़ाई तो उन्होंने देखा कि इस सिचुएशन में रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मैंने बताया ना, अभी गहराई में नहीं जाना कि क्यों है क्या है, ये सब 12th से बाहर की बातें हैं, लेकिन समझ में आ गया होगा। याद क्या रखना है, ब्रूस्टर के अकॉर्डिंग there exists a particular angle of incidence at which reflected light is perfectly polarized. पहला पॉइंट। दूसरा, in this situation reflected light and refracted light are mutually perpendicular. अब एक फॉर्मूला बनाया जिसे ब्रूस्टर फॉर्मूला कहते हैं। एक बात बता, यदि ये एंगल आईपी तो ये एंगल कितना है, ये भी आईपी, क्योंकि रिफ्लेक्शन में आई इक्वल टू आर। अब ये आईपी, ये 90, तो ये 90 माइनस आईपी। क्यों? क्योंकि इन तीनों का सम 180 होगा, तो आईपी प्लस 90 माइनस आईपी, इन तीनों का सम 180 होगा, तो ये हो गया 90 माइनस आईपी। अब म्यू क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। म्यू क्या होता है बेटा, साइन आई अपॉन साइन आर। अब आई
मैं रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगा रहा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो आई तो है आईपी और आर है 90 माइनस आईपी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 माइनस आईपी। तो क्या बन गया, साइन आईपी अपॉन कॉस आईपी, और साइन आईपी अपॉन कॉस आईपी क्या होता है, टेन आईपी। तो म्यू इज इक्वल टू टेन आईपी। ये फॉर्मूला कहलाता है ब्रूस्टर फॉर्मूला। आज के वीडियो में टॉपिक ज्यादा है, छोटे छोटे हैं, लेकिन इसे रिवाइज एक बार जरूर कर लेना। तो म्यू इज इक्वल टू टेन आईपी, तो ब्रूस्टर फॉर्मूला आ गया। अब आते हैं ऑप्टिकल रोटेशन पर। यह ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है मेरे बेटा, यदि पोलराइज लाइट को, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि पोलराइज लाइट को उसमें से गुजारा जाए, तो पोलराइज लाइट का एक्सेस घूम जाता है, इन्हें बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। अब बोर्ड पर ये समझ में नहीं आएगा बेटा, यहां पर क्या है, मैं आपको वैसे समझा रहा हूं। यहां पे एक ट्यूब है जो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल की बनी है, इधर से एक पोलराइज लाइट आ रही है, पोलराइज लाइट ऐसे आ रही है, क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ, इस मटेरियल में से निकल के गई, निकल के आने के बाद वो इस तरह से जा रही है, हैप्पी पोलराइज, क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ। आई थी ऐसे, निकलने से पहले वो ऐसी थी, और निकलने के बाद ऐसी हो गई। यही काम है ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस का। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस दो तरह के होते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लिवोरोटेटरी। शायद केमिस्ट्री में आपने डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज, एल फ्रक्टोज सुने होंगे। ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस में लगाया जाता है डी और एल। जो क्लॉकवाइज घुमा दे लाइट को, जैसे लाइट को क्लॉकवाइज घुमा दे, वो कहलाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और जो एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे, जैसे ये था, इसको लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, वो कहलाता है लेवो रोटेटरी। जो हमारी ग्लूकोज होता है उसमें दो तरह के ग्लूकोज होते हैं, फ्रक्टोज भी दो तरह के होते हैं, डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज, डेक्स्ट्रो और लीवो। लेकिन जो हम बाजार से यदि ग्लूकोन डी का डिब्बा खरीद के ले आए और उसका सॉल्यूशन बना ले पानी में, उसमें से लाइट गुजारे, तो क्या वो ये फिनोमेना शो करेगा? तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि वो 50% डेक्स्ट्रो और 50% लीवो का मिक्सचर होता है। केमिकली प्रोसेस करके वो डेक्स्ट्रो और लीवो को अलग किया जाता है। ये डेक्स्ट्रो और लीवो का बिहेवियर केमिस्ट्री वाले सर पढ़ाएंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। केमिस्ट्री वाले सर पढ़ाएंगे, या तो पढ़ा दिया होगा, मुझे नहीं पता है पढ़ाया है नहीं पढ़ाया है, या तो पढ़ा दिया होगा। वो बॉन्ड ओरिएंटेशन में मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट अलग अलग होती है, जिसके कारण ये फिनोमेना होता है। यानी कि इट इज नॉट द पार्ट ऑफ फिजिक्स कि ऐसा क्यों होता है, इट इज द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि ये डेक्स्ट्रो लीवो बिहेवियर क्यों होता है। तो कुछ मटेरियल ऐसे होंगे ट्रांसपेरेंट कि उसमें से लाइट आई और निकलने के बाद इधर घूम गई। अब जैसे ग्लूकोज ट्रांसपेरेंट नहीं है, लेकिन उसमें ग्लूकोज का पानी में सॉल्यूशन बना लो तो वो ट्रांसपेरेंट है, वो भी ऑप्टिकली एक्टिव है। अच्छा, कितने डिग्री घूमेगी वो डिपेंड करता है कि ट्यूब के अंदर ग्लूकोज मिलाया कितनी क्वांटिटी में है, यानी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, ट्यूब की लेंथ पे डिपेंड करेगा, ट्यूब कितनी लंबी है, लाइट कितनी देर तक उसमें से गुजरी। तो ये आपका था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब मुझे बताना है ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और इल्यूमिनेंस के बारे में। ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अच्छा, जो वीडियो आज मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजने वाला हूं, उस वीडियो को जरा ज्यादा ही ध्यान से पढ़ना। जैसे एक वीडियो में आई थी आपके पास, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बोर्ड एग्जाम में यदि कोई भी बुक आपके पास पड़ी हुई है तो उठा के देखना, यंग्स डबल स्लिट से न्यूमेरिकल भरे पड़े हैं बोर्ड एग्जाम में। पिछले साल भी आया था बोर्ड एग्जाम में यंग्स डबल स्लिट पे न्यूमेरिकल। उसी की टक्कर का टॉपिक है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन पर न्यूमेरिकल आएंगे, हमारी शीट में भी काफी है और बोर्ड एग्जाम में भी बहुत आएंगे। तो आज की जो इसे पढ़ाने के बाद वीडियो भेजूंगा, वो वीडियो उड़ा उड़ा के देखने की नहीं है, वो वीडियो तसल्ली से बैठ करके डिटेल में पढ़ने की है, स्लो मोशन में। उसे 0.7 या 0.5 पे करके देखना, पर एक रजिस्टर लेके बैठ जाना
और जहां तक है पहली बार जब देखोगे ना तो 50% समझ में आएगी, दिमाग का टॉपिक है, लेकिन दोबारा देखोगे तो 80% समझ में आएगी और तीसरी बार देखोगे तो 100%। तो मैं खुद कह रहा हूं 3 बार देखना उसे कम से कम, तब कल आना, कल न्यूमेरिकल तभी समझ में आएंगे। अच्छा, अब आता है ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और इल्यूमिनेंस के बारे में। ये क्या है, इनमें आपस में संबंध क्या है? तुम्हें मालूम है लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो सोर्स ज्यादा लाइट एनर्जी निकालता है, लाइट एनर्जी का मेजर है ल्यूमिनस फ्लक्स, उसका सिंबल है हर सिंबल की तरह फाई। तुम एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मेजर था, ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब वहां ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी है, ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब वहां ज्यादा मैग्नेटिक एनर्जी है, जीरो मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब मैग्नेटिक एनर्जी वहां है नहीं। तो ज्यादा ल्यूमिनस फ्लक्स का मतलब होता है ज्यादा लाइट एनर्जी होना, कम ल्यूमिनस फ्लक्स का मतलब है कम लाइट एनर्जी होना। समझ में आ गया? ल्यूमिनस फ्लक्स, यदि कोई सोर्स ज्यादा लाइट एनर्जी निकाल रहा है तो हम इसे ये नहीं कहेंगे दिस सोर्स इज एमिटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी, हम कहेंगे देयर इज मोर ल्यूमिनस फ्लक्स। और इसकी यूनिट ल्यूमेन होती है। जैसे तुमने फ्लक्स में अलग अलग यूनिट पढ़ी होंगी, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो वेबर होता है तो वो मैग्नेटिक एनर्जी नाम अलग अलग रख दिया है। दरअसल यूनिट का चक्कर है, जो साइंटिस्ट जिस फील्ड में ज्यादा काम करता है उसे उसी क्वांटिटी की यूनिट बना देते हैं। न्यूटन ने फोर्स पर बड़ा काम किया, लॉज ऑफ मोशन बनाए, फोर्स की डेफिनेशन तैयार करी, फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन बनाया। तो हम चाहते थे न्यूटन अमर हो जाए, हमने फोर्स की यूनिट बना दिया न्यूटन को। अब जब तक फोर्स दुनिया में बच्चे पढ़ेंगे न्यूटन का नाम लेते रहेंगे हर यूनिट के रूप में। वेबर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स पर बहुत ज्यादा काम किया, फील्ड फ्लक्स पर तो दिन रात लगे रहते थे, हमने फ्लक्स की यूनिट वेबर बना दी। टेस्ला साइंटिस्ट थे, उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड और उसकी स्ट्रेंथ नापने की डिवाइसेस बनाई, हमने मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला बना दी। तो ल्यूमेन जो है ये भी साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने बहुत ज्यादा वर्क किया लाइट एनर्जी पे, उसको पढ़ने पढ़ाने में, हमने ही नई यूनिट बना दिया। ये तो मैं 200 साल 250 साल लेट हो गया, नहीं तो हर चीज की यूनिट अमित होती, 10 अमित, 20 अमित, 30 अमित। तो खैर वो तो मजाक की बात है, अब जब हो गए तो हो गए, सारी आसान आसान चीजें तो सब ढूंढ के चले गए। तो ये है हमारा ल्यूमेन। अब मेरे बेटा दूसरा होता है ल्यूमिनस सॉलिड एंगल। ये क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, जिसपे मैथ्स है उन्होंने भी पढ़ा होगा। सॉलिड एंगल एक 3D एंगल होता है, जैसे दो लाइनों के बीच में बनता है एंगल जिसकी यूनिट है रेडियन, लेकिन सॉलिड एंगल दो लाइनों से नहीं बनता। मान लो मेरे पास एक सरफेस है जिसका एरिया है ए, उसके सरकमफ्रेंस के हर पॉइंट को इस एरिया से ज्वाइन कर दूं, सरफेस के हर पॉइंट को, सरकमफ्रेंस के हर पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दूं। जैसे ये एक सरफेस है मेरे पास, ये एक पॉइंट है, सरफेस के हर पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दूं, हर पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दूं, तो मेरे बेटा तैयार हो जाता है कोन, जैसे आइसक्रीम का कोन होता है। यहीं से दिख रहा है सॉलिड एंगल ओमेगा का। ये है सॉलिड एंगल, कोनिकल एंगल। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है ए अपॉन आर स्क्वायर। जैसे साधारण एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, सॉलिड एंगल होता है ए अपॉन आर स्क्वायर। ए क्या है? ये वाला एरिया जिसके सरकमफ्रेंस को पॉइंट से ज्वाइन किया गया, ये एरिया यहां रखना है। और आर क्या होती है? पॉइंट से सरफेस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बेटा अब तुम बताओ, यदि आप खुद सोचो एक एरिया बड़ा ले लूं एक एरिया छोटा ले लूं, तो तुम कोनिकल एंगल पे जरा ध्यान दो। जब एरिया बड़ा हो गया तो कोनिकल एंगल बड़ा हो गया, सॉलिड एंगल बड़ा हो गया। जब एरिया कम था तो सॉलिड एंगल कम था। तो मेरा फॉर्मूला भी यही कह रहा है कि जब ए बढ़ेगा तो ओमेगा बढ़ेगा, सॉलिड एंगल बढ़ेगा। समझ में आ गया? अच्छा, आर मान लो बेटा मेरे पास एक एरिया है, उतना ही एरिया यहां है,
पॉइंट इससे कम डिस्टेंस पे ले लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम है और यहाँ ज्यादा डिस्टेंस पर ले लिया। यदि आप इस तरह से ज्वाइन करोगे तो यहाँ बड़ा सॉलिड एंगल देखोगे और यदि यहाँ पे ज्वाइन करोगे तो छोटा सॉलिड एंगल देखोगे। तो ये सॉलिड एंगल इससे बड़ा क्यों है? आर बदलने के कारण, क्योंकि एरिया तो बराबर लिया है। आर बढ़ने से सॉलिड एंगल कम हो गया। मेरा फॉर्मूला भी कहता है कि आर बढ़ने से सॉलिड एंगल कम हो जाएगा। दरअसल ये बताना फिजिक्स वालों का काम नहीं था, वो तो हम तो फॉर्मूला रटवा देते, लेकिन रटवा के फायदा तो कुछ नहीं ना, फायदा तो कुछ नहीं। अच्छा, मैक्सिमम सॉलिड एंगल कितना होता है? तो जवाब है 4 पाई स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल की फॉर्मूला है a/r² और सॉलिड एंगल की यूनिट है स्टेरेडियन। मैक्सिमम सॉलिड एंगल कितना होता है अब वो सुनो। ये सब मैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए बता रहा हूं। मैक्सिमम सॉलिड एंगल, मेरे बेटा एक बात सुन, एक पॉइंट है और ये मेरे पास एरिया है, सॉलिड एंगल बना हुआ है। मेरे से कोई कह रहा है मैक्सिमम सॉलिड एंगल बनाना है, चल सॉलिड एंगल बढ़ाते हैं। सॉलिड एंगल बढ़ाने के लिए मैंने इस एरिया को बड़ा ले लिया। अब ये सॉलिड एंगल पहले से बड़ा हो गया, तो कई बच्चे कहते हैं इधर को क्यों घुमा दिया? इधर को इसलिए घुमा दिया जिससे जितना आर यहाँ है उतना ही आर यहाँ हो, उतना ही आर यहाँ हो, आर ना बदल जाए। अब ये पहले से बड़ा सॉलिड एंगल है, मुझसे कहा और बड़ा सॉलिड एंगल चाहिए, तो इसको और घुमा दिया यहां तक, एरिया को आर मेंटेन रखते हुए घुमा दिया। और बड़ा सॉलिड एंगल चाहिए तो इसे यहां तक घुमा के ले आए, आर मेंटेन रखते हुए। मुझे सबसे बड़ा सॉलिड एंगल चाहिए, ले कवर कर दो इसे उठा के, बस आर डिस्टेंस मेंटेन करते हुए एक स्फीयर बना दिया। अब इससे बड़ा एरिया नहीं बना सकता कि आर उतना ही रहे। इस समय सबसे बड़ा सरफेस एरिया है जिसने इस पॉइंट को घेर रखा है। सबसे बड़ा सॉलिड एंगल होता है स्फीयर के सेंटर पर। स्फीयर सबटेंड्स मैक्सिमम सॉलिड एंगल एट द सेंटर कितना? 4 पाई। क्यों? ओमेगा का फॉर्मूला है a/r²। अब ओमेगा मैक्सिमम निकालना है तो a/r² में a मत रखो, a क्या रखना है? एरिया। किसका एरिया? स्फीयर का। बोर्ड पे देखने में तो रिंग सा लग रहा है, दिस इज लाइक अ स्फीयर, लाइक अ बॉल। तो बॉल का एरिया स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई r²। तो ये कट गया तो कितना आ गया? 4 पाई स्टेरेडियन। तो जब मैं कहूंगा मैक्सिमम सॉलिड एंगल कितना है तो 4 पाई, 4 पाई से बड़ा सॉलिड एंगल नहीं होता। यदि लाइट इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, यहां भी जा रही है, नीचे भी जा रही है, यानी स्फीयर के रूप में जा रही है लाइट, तो वो 4 पाई सॉलिड एंगल से जा रही है, 4 पाई सॉलिड एंगल से। अब मेरे बेटा सॉलिड एंगल के बारे में आप जान चुके, ये 3 डायमेंशनल होता है और मैक्सिमम सॉलिड एंगल भी जान चुके। अब आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस फ्लक्स। तुम अपने दिमाग में बसा लो, लाइट एनर्जी को कहते हैं, ज्यादा लाइट एनर्जी तो मोर ल्यूमिनस फ्लक्स, कम लाइट एनर्जी तो लेस ल्यूमिनस फ्लक्स। अब आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ सोर्स। अच्छा बेटा, यदि आप लोगों के स्कूल में बाई चांस कोई टॉपिक एक्स्ट्रा करा दिया जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी ऑप्टिक्स कई दिन चलेगा, मुझे बता दीजिए, मैं उसे जरूर करवाऊंगा, भले ही सिलेबस में हो या ना हो। 90% तो चांस यह है कि उसकी वीडियो बनी पड़ी होगी, मेरे कंपटीशन की वीडियो में बनी पड़ी होगी। और यदि बाई चांस वहां भी नहीं हुई तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आप ऑप्टिक्स का कोई भी टॉपिक जो मेरे से एक्स्ट्रा स्कूल में करा दिया हो तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं उसे आपको हर हाल में समझाऊंगा, छोड़ना नहीं है। अभी तक तो कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जो स्कूल में करा दिया हो, मैंने ना कराया हो तो बता देना। मेरे बेटा ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ द सोर्स, ये सोर्स की ब्राइटनेस को बताता है, कौन सोर्स ज्यादा ब्राइट होगा। कई बार हम सोचते हैं कि जो सोर्स ज्यादा लाइट एनर्जी निकालेगा वो ज्यादा ब्राइट होगा, जो सोर्स कम लाइट एनर्जी निकालेगा वो कम ब्राइट होगा।
यदि दो सोर्स बराबर लाइट एनर्जी निकालेंगे तो बराबर ब्राइट होंगे, ऐसा हम मानते हैं। नहीं, मैं साबित कर दूंगा कि बराबर लाइट एनर्जी निकालने पर भी एक सोर्स ज्यादा ब्राइट और एक कम हो सकता है। कैसे? ये एक सोर्स है, ये एक सोर्स है, जितनी लाइट एनर्जी इसने निकाली, एक लाइन 1 ल्यूमन को रिप्रेजेंट कर रही है, एक एरो को 1 ल्यूमन मान लो, तो ये 4 ल्यूमन की लाइट एनर्जी निकाल रही है, ल्यूमिनस फ्लक्स निकाल रही है। ये भी 4 ल्यूमन का ल्यूमिनस फ्लक्स निकाल रही है, लेकिन कुछ अंतर दिखा। इसका ल्यूमिनस फ्लक्स बहुत बड़े एरिया में फैल गया, इसका ल्यूमिनस फ्लक्स छोटे एरिया में फैला। उतना ही फ्लक्स ज्यादा बड़े इलाके में फैल गया तो लाइट कमजोर हो गई, उतना ही फ्लक्स कम एरिया में से निकल के आया तो लाइट ज्यादा ब्राइट होगी। दरअसल कोई सोर्स कितना ब्राइट होगा ये उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, जिसका फॉर्मूला है phi by ओमेगा। फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा, I is equal to phi by ओमेगा। क्या? I is equal to phi by ओमेगा। समझ में आ गया? phi दोनों में भले ही सेम था, ओमेगा यानी सॉलिड एंगल अलग था, इसका सॉलिड एंगल ज्यादा था, इसका सॉलिड एंगल कम था, और सॉलिड एंगल कम होने से, ओमेगा कम होने से इंटेंसिटी बढ़ गई, ये ज्यादा ब्राइट है। यदि सॉलिड एंगल दुगना हो जाएगा तो इंटेंसिटी हाफ रह जाएगी। कोई भी सोर्स, ध्यान रहे, जो सोर्स अपनी लाइट एनर्जी खुद निकालता है, ये फॉर्मूला उसकी ब्राइटनेस का है। इससे बल्ब की ब्राइटनेस नापी जा सकती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी से। अंगीठी जल रही हो, कोयला जल रहा हो, उसकी ब्राइटनेस नापी जा सकती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी से। सन की ब्राइटनेस निकाली जा सकती है, लेकिन जो सरफेस दूसरे की लाइट से चमकते हैं उनकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी नहीं निकाली जाती, उनकी निकाली जाती है इल्यूमिनेंस। इल्यूमिनेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी उनकी होती है जो अपनी लाइट निकालते हैं, सोर्स। इल्यूमिनेंस उसकी ब्राइटनेस है जो दूसरों की लाइट से चमकता है, E। अब ये तो हो गया I is equal to phi by ओमेगा। अच्छा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या है? जैसे फ्लक्स की यूनिट है ल्यूमन, इंटेंसिटी की यूनिट है कैंडेला। कैंडेला समझ में आ गया? कैंडेला आपने 11th में डेफिनेशन वगैरह भी पढ़ी थी पहले ही यूनिट में। अब आता है इल्यूमिनेंस। इल्यूमिनेंस, मान लो बेटा कोई सोर्स है, समझना, ध्यान से सुनना, इस पर लाइट आ रही है, एक सरफेस एरिया ए पर लाइट आ रही है, ल्यूमिनस फ्लक्स आ रहा है। कहां से आ रहा है? सोर्स से, इस पर आ रहा है। तो इसकी ब्राइटनेस क्या होती है? तो जवाब है E is equal to phi by A। मान लो उतना ही फ्लक्स, जैसे यहां भी 4 ल्यूमेन का फ्लक्स है, यहां भी 4 ल्यूमेन का फ्लक्स है, यहां 4 ल्यूमेन का फ्लक्स इतने बड़े एरिया में आ रहा है, यहां 4 ल्यूमेन का फ्लक्स छोटे एरिया में आ रहा है, तो खुद बताओ उतनी ही लाइट बड़े एरिया पे गिरेगी तो वो कम चमकेगा, उतनी ही लाइट छोटे एरिया पे गिरेगी तो ज्यादा चमकेगा। तो एरिया कम होने से इल्यूमिनेंस ज्यादा हो जाता है। ये है phi by ओमेगा, फ्लक्स इमिटेड पर यूनिट सॉलिड एंगल, ये है phi अपॉन A। अच्छा चल, एक चीज नोटिस करो, एक टॉर्च है मेरे पास, सोर्स की ल्यूमिनस इंटेंसिटी तो कांस्टेंट है, सोर्स की ल्यूमिनस इंटेंसिटी कांस्टेंट है, वही टॉर्च में दीवार के पास रख दूं तो दीवार ज्यादा चमक गई, वही टॉर्च दीवार से दूर रख दूं तो दीवार कम चमक रही है। अब क्या हुआ ये? तो उसका जवाब है, मान लो ये मेरे हाथ में एक टॉर्च है जिससे लाइट निकल रही है, ये लाइट इस तरह से फैलती जा रही है, मैंने उतना ही बड़ा सरफेस यहां रखा तो उसके ऊपर फ्लक्स, 3 ल्यूमेन का फ्लक्स गिर गया उतने एरिया पर। जब उतना ही बड़ा सरफेस यहां रखा, उतना ही बड़ा एरिया यहां रखा, तो उस पर 2 ल्यूमेनस का फ्लक्स गिरा।
और जब उतना ही बड़ा सरफेस यहां रखा तो उस पे 1 ल्यूमेन का फ्लक्स मिला, गिरा। सोर्स की ल्यूमिनस इंटेंसिटी तो फिक्स है, लेकिन सरफेस की ब्राइटनेस अलग अलग हो गई। पास रखने पे ज्यादा फ्लक्स गिरा उतने एरिया पर, फाई बढ़ गया, एरिया उतना ही है तो ई ज्यादा हो गया, इल्यूमिनेंस ज्यादा हो गई। जब ये दूर गया एरिया उतना ही है लेकिन फ्लक्स इसके ऊपर कम गिरा, और यदि फ्लक्स इसके ऊपर कम गिरा, फाई कम हो गया तो इल्यूमिनेंस कम हो गई। इसका नाम है इल्यूमिनेंस। इल्यूमिनेंस या इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन, आई एल एक्स्ट्रा लगा रहता है। इल्यूमिनेंस ये है ल्यूमिनेंस। ल्यूमिनेंस अपनी लाइट से चमकने वालों के लिए, इल्यूमिनेंस दूसरों की लाइट से चमकने वालों के लिए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी अपनी लाइट से चमकने वालों के लिए, ये ल्यूमिनेंस का ही दूसरा नाम है। और इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन दूसरों की लाइट से चमकने वालों के लिए, ये इल्यूमिनेंस का ही दूसरा नाम है। तो ये आ गया। मेरे ख्याल में आप समझ गए कि ये है सोर्स की ब्राइटनेस और ये है सरफेस की ब्राइटनेस। इसकी यूनिट होती है लक्स। लक्स, मोर लक्स यानी सरफेस ज्यादा ग्लो कर रहा है, लेस लक्स यानी सरफेस कम ग्लो कर रहा है। कई बच्चे कहेंगे लक्स तो साबुन आता है, अरे उन्होंने नाम यही सोच के रखा है। लक्स जो है ब्राइटनेस का मेजर है। ज्यादा ब्राइटनेस कब होती है? जब लक्स ज्यादा होते हैं, और कम ब्राइटनेस कब होती है? जब लक्स कम होते हैं। तो इसकी यूनिटी है लक्स। तो जो लक्स आता है ना फिल्मी सितारों का सौंदर्य साबुन, वो इसीलिए रखा गया है नाम, मोर लक्स मोर ब्राइटनेस। तो ये आ गया। अच्छा, अब सोर्स की ब्राइटनेस और सरफेस की ब्राइटनेस का आपस में कोई संबंध है? तो जवाब है हाँ है। कैसे? I is equal to 5 by omega, E is equal to 5 by A। E अपॉन I निकालना जरा, E अपॉन I, तो 5 by A डिवाइडेड बाई 5 by ओमेगा, यानी कि ओमेगा अपॉन A। 5 से बाई कर गया, ओमेगा होता है A अपॉन आर स्क्वायर। यदि ओमेगा होता है A अपॉन आर स्क्वायर, तो A से A कट गया, रह गया 1 अपॉन आर स्क्वायर, यानी बेटा E अपॉन I इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, तो E इज इक्वल टू I अपॉन आर स्क्वायर। यदि एक सोर्स की लाइट किसी सरफेस पर गिरती है तो उनकी सोर्स की ब्राइटनेस और सरफेस की ब्राइटनेस का रिलेशन होता है E इज इक्वल टू I अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में काम आता है, E इज इक्वल टू I अपॉन आर स्क्वायर। अब एक आखिरी चीज और बतानी रह गई। अच्छा, एक फॉर्मूला भी आपने पढ़ा, यदि ये सोर्स है जिसकी इंटेंसिटी है I, एक सरफेस पर लाइट गिर रही है, सोर्स की इंटेंसिटी ये क्या है? सोर्स। ये क्या है? सरफेस। सोर्स से सरफेस पर लाइट गिर रही है, सोर्स की इंटेंसिटी है I, सरफेस की इंटेंसिटी जो चमकेगा ग्लो करेगा इल्यूमिनेंस वो है E, डिस्टेंस है R, तो E का फॉर्मूला होगा I अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन इसमें एक शर्त है, लाइट सरफेस के परपेंडिकुलर गिरनी चाहिए, तब ये फॉर्मूला सही है। ये ढूंढा लैम्बर्ट ने, साइंटिस्ट का नाम था लैम्बर्ट। और जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं वो है लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ। लैम्बर्ट ने देखा कि E इज इक्वल टू I अपॉन आर स्क्वायर बिल्कुल सही है, लेकिन ये तभी सही है जब लाइट सरफेस के परपेंडिकुलर गिरे। यदि लाइट सरफेस के परपेंडिकुलर ना गिरे, मान लो ये सोर्स है और सरफेस ऐसे रखा हुआ है, लाइट इसके परपेंडिकुलर आ रही है, तो बिल्कुल ये फॉर्मूला लगा दो, इसकी इंटेंसिटी I, इसकी इल्यूमिनेंस E, डिस्टेंस R, फॉर्मूला लगा दो। यदि परपेंडिकुलर, मान लो मैं सरफेस को घुमा दूं, तो क्या ब्राइटनेस पर फर्क नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। मेरे सामने ट्यूबलाइट है, मैं अपना हाथ सीधे ट्यूबलाइट की तरफ करूं तो अलग चमक है, हाथ को घुमा के इधर कर लूं तो ब्राइटनेस कम हो गई।
जबकि सोर्स भी वही है, सरफेस भी वही है, आर भी वही है, सिर्फ मैंने हाथ का एंगल घुमा दिया तो ब्राइटनेस बदल गई। तो ऐसे में लैम्बर्ट का फॉर्मूला लगता है, ये फॉर्मूला है E इक्वल टू आई कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला है E इक्वल टू आई कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आई क्या है? सोर्स की इंटेंसिटी। आर क्या है? डिस्टेंस, वहां से यहां तक की डिस्टेंस। लेकिन थीटा क्या है? सरफेस के नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट के बीच का एंगल, नॉर्मल टू द सरफेस और आने वाली लाइट के बीच का एंगल। तो ये फॉर्मूला जनरल है, पता चला ये वाला फॉर्मूला भी इसी से ही निकल जाएगा। तुम बताओ यहाँ पे थीटा कितना है? सरफेस का नॉर्मल भी यही है और इंसिडेंट लाइट भी यही है, तो सरफेस का नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट के बीच में थीटा 0 हो गया। और यदि थीटा 0 हो गया तो cos 0 1 हो गया। तो असली फॉर्मूला ये है। मैं आपको एक आर क्या है? सोर्स से पॉइंट तक की डिस्टेंस। एक क्वेश्चन आया, एग्जाम्पल है, एक टनल है, टनल सुरंग है आर रेडियस की। यहां एक बल्ब लटक रहा है आई इंटेंसिटी का, उसकी लाइट यहां भी आ रही है और उसकी लाइट यहां भी आ रही है। तो इस पॉइंट की ब्राइटनेस, इल्यूमिनेंस और इस पॉइंट की इल्यूमिनेंस में रेशियो बताओ। सबसे पहले सिर्फ इस पॉइंट की इल्यूमिनेंस देखो, ये वाले सरफेस की E1, अभी उधर दे मत दे, E1। तो फॉर्मूला लगाओ आई कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सबसे पहले थीटा क्या लोगे? सरफेस का नॉर्मल, सरफेस का नॉर्मल और आने वाली लाइट के बीच का एंगल, वो 45 डिग्री है। क्यों? ये भी रेडियस, ये भी रेडियस और ये 90 डिग्री। यदि ये भी आर, ये भी आर, तो ये एंगल इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो 45 45 होंगे। आई कॉस 45 अपॉन, कई बच्चे कहेंगे नीचे आर स्क्वायर। अबे पहले ये बता, आर था क्या? आर था सोर्स से पॉइंट तक जहां से लाइट चली और जहां तक लाइट आई उनके बीच की डिस्टेंस। अब यहां से लाइट चली, यहां से लाइट आई, तो इसका स्क्वायर आर स्क्वायर होगा, लेकिन इसका स्क्वायर आर स्क्वायर नहीं है। इसका स्क्वायर है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपनस स्क्वायर। तो हाइपनस का स्क्वायर है आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि 2r स्क्वायर। तो ये r√2 है ना, ये r, ये r, तो ये r√2। तो और हमें इस डिस्टेंस का स्क्वायर करना है, यानी r√2 का स्क्वायर। आ गई ब्राइटनेस। क्या ध्यान दिया? थीटा, आने वाली लाइट और सरफेस के नॉर्मल के बीच का एंगल। और r का मतलब r से नहीं है, सोर्स से पॉइंट तक की डिस्टेंस है। ये आ गया। तो ये बन जाएगा आई अपॉन आर स्क्वायर, कॉस 45 हो जाएगा 1/√2 और ये 2, तो 2√2। ये है ब्राइटनेस या इल्यूमिनेंस। अब आ जाओ E2, यहां की ब्राइटनेस। फॉर्मूला लगेगा आई कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब थीटा क्या लोगे? सरफेस का नॉर्मल और आने वाली लाइट। अबे लाइट भी वही आ रही है और सरफेस का नॉर्मल भी वही है। जब लाइट भी वही आ रही है, सरफेस का नॉर्मल भी वही है, तो थीटा तो 0 हो गया, कॉस 0 अपॉन सोर्स से पॉइंट की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो सोर्स यहां है, पॉइंट यहां है, सोर्स से पॉइंट की डिस्टेंस 2r का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आई अपॉन आर स्क्वायर 4r स्क्वायर। ये है E1, ये है E2। उन्होंने कहा था इल्यूमिनेंस का रेशियो बताओ, तो E1 अपॉन E2 ध्यान से निकाल के रख देना, आंसर आ जाएगा। आई अपॉन आर स्क्वायर तो कट जाएगा डिवाइड होते ही। समझ गए? तो ये इस तरह से न्यूमेरिकल करे जाते हैं। तो मैंने आज आपको जो जो छूटा हुआ था वो बता दिया। अच्छा, अब एक आध छोटा मोटा पॉइंट है, जैसे फ्रेस्नेल डिस्टेंस, वो डिफ्रैक्शन के बाद समझ में आएगा, तो वो न्यूमेरिकल में ही बता दूंगा, क्योंकि वो भी न्यूमेरिकल का ही 2 मिनट का टॉपिक है। वेव ऑप्टिक्स की पूरी थ्योरी खत्म हो गई, आज खत्म हो गई। अब कल मिलेंगे न्यूमेरिकल्स के साथ, और एक आध कोई ना के बराबर का तुम्हें दिखाई दे कि सर ये हमारे स्कूल में बता दिया, तो वो बता देना, तो उसे भी करवा दूंगा। तो कल से न्यूमेरिकल स्टार्ट। और परसों
टेस्ट होगा EMI AC का लास्ट टेस्ट, ये मतलब अभी का लास्ट, अब ऑप्टिक्स के शुरू हो जाएंगे ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय।